एक बार लिखा था मैंने कि जिंदगी में मेरी तुम मौत सा खिताब रखना, जिंदगी में मेरी तुम मौत सा खिताब रखना। मैं कुछ करूं या ना करूं, कम से कम ये सुकून होगा कि तुम जरूर आओगे। दुनिया में मुझे लगता है दो टाइप के लोग हैं। एक जो मौत का जिक्र करते ही तिलमिला जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे ये क्या बोल दिया, नहीं 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 ऐसे नहीं बात करते। और दूसरे वो जो मौत के बारे में लिखते हैं, उसका जिक्र करते हैं, उसके बारे में मजाक उड़ाते हैं। हम पंजाबी लोग आए, मैं पंजाबी, और पंजाबी लोग तो हमारे घर में तो स्लैंग होता है मर जाना, बहुत प्यार से बोल दिया जाता है, चले मर जाना कि मर जाना। हमारे घरों में मौत का जिक्र है लेकिन मजाक में। लेकिन ये डेथ वाला जो डिस्कशन है, इज डेथ गुड और बैड? हाउ डू वी डील विद डेथ? जब कोई अपना जाता है क्या होता है, क्या है ये डेथ? आज के एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करें। Insignificance with Mohit Ahuja. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं, जिंदगी जिंदा दिली से जी रहे हैं। और जब हम जिंदगी की बात करते हैं तो अक्सर हमारी जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता। ऐसी ही एक छोटी सी चीज़ है डेथ। बहुत छोटी, पल भर में आ जाती है, पता भी नहीं चलता, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। यूँ देखो तो वो जो एक मोमेंट है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर आप उस एक मोमेंट में आपका कोई अपना प्यारा, कोई बहुत अजीज़ हो, तो आपको पता चलता है कि वो एक जो पल भर का किस्सा है मौत का, वो कितना लंबा चलता है, कहाँ तक जा सकती है वो कहानी। मैं अपने बचपन से शुरू करता हूँ। कहानी मेरी है और हो सकता है कि आपका भी इसमें कुछ अपने जैसी कहानी मिले। जब बचपन में मेरे डैड मेरी बहन की वजह से हम लोग साउथ दिल्ली शिफ्ट हुए थे। दिल्ली में रहते थे हम लोग। तो जब हम लोग साउथ दिल्ली शिफ्ट हुए तो मेरे डैड ने हम सब की कोशिश करी कि सारे बच्चों की एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। मेरा जिस स्कूल में एडमिशन हुआ वहाँ एम्बेसी के बहुत सारे बच्चे होते थे, तो मुझे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन, टर्किश, जापानीज़, पाकिस्तानी, हर टाइप के बच्चों के साथ बड़े होने का मौका मिला, एक सुकून मिला। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मेरे घर पे, मेरी फैमिली में भी पड़ा। जैसे मेरे चाचा को ही ले लो, या मेरे जितने भी कजिन्स थे, ये लोग सब रहते थे ओल्ड दिल्ली में। हम भी पहले ओल्ड दिल्ली रहते थे, लेकिन हम लोग शिफ्ट हो गए थे साउथ दिल्ली। अब ये लोग रहते थे शाहदरा साइड पे। शाहदरा एक जगह है जहाँ पे आज भी बहुत भीड़ है, आज भी वही छोटी छोटी गलियाँ हैं, एकदम घेटो टाइप का एरिया है। तो ये लोग वहाँ रहते थे और ये सब थे बिजनेस माइंडेड, सब बिजनेस फैमिलीज। और मेरे डैड बीइंग द अगली डकलिंग, क्योंकि हमारे घर की सबसे पहली बच्ची चैलेंज थी, तो मेरे डैड ने सोचा कि छोड़ो यार ये सब, जाके नौकरी करते हैं, बच्चों का फ्यूचर सेट करते हैं। सो थ्रू आउट वी वर लुक डाउन अपॉन बाय मोस्ट ऑफ आवर रिलेटिव्स, क्योंकि अरे ये तो नौकरी वाले हैं ना, इन्हें बिजनेस का क्या पता। बिजनेस फैमिली तो बिजनेस फैमिली होती है ना, नौकरी वालों का क्या पता। और ये तकरार, ये लड़ाई जिंदगी भर चलती रही। एक कांस्टेंट कंपैरिजन रहता था। मैं यहाँ पे तरतल अंग्रेजी बोल रहा था, दोस्त जो मेरे थे वो अलग अलग एम्बेसीज के थे, तो मुझे बहुत सारे कल्चर्स का एक्सपोजर था। लेकिन मेरी ज़िंदगी, क्योंकि पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने हमारी ज़िंदगी टफ रखी। उन्होंने हमें वीडियो गेम्स नहीं लेकर के दी, हमें उतना बिगाड़ा नहीं। मुझे याद है, अब तो आजकल नेटफ्लिक्स आ गया है, बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजॉन प्राइम, बहुत सारे हैं। लेकिन एक ज़माने में केबल टीवी होता था। हमारे घर में केबल टीवी भी नहीं था, जबकि मेरे कजिन्स, मेरे चाचा के पास, मेरे मामा चाचा, जितने भी कजिन्स थे जो मेरे हम उम्र थे, उन सब के पास वो सारे केबल टीवी कनेक्शंस थे। वो लोग वो सब मूवीज़ देखते थे और हमारे पास वो एक्सेस भी नहीं था। तो एक कांस्टेंट कंपैरिजन में जीते रहते थे हम लोग। हाँ, मैं अंग्रेज़ी बोल रहा था, लेकिन वहीं मेरे चाचा के बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे थे। वो वीडियो गेम्स मुझे नहीं मिलती थी। हमेशा एक तकरार रहती थी कि यार शायद वो हमसे अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। वो लोग सोचते थे कि अरे तो नौकरी वाले हैं ना, इन्हें क्या पता ज़िंदगी जीना क्या होता है, पैसे कमाना क्या होता है, इन्हें क्या पता। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए मुझे एहसास हुआ कि यार इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है।
इन लोगों को क्या पता है, हम तो अंग्रेज़ी बोलते हैं यार, हमारी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, हम तो कॉन्वेंट स्कूल्स में जाते हैं, इन्हें कल्चर का क्या पता है यार। और वहीं हमारे जो कजिन्स थे वो सोचते थे कि यार ये लोग अंग्रेज़ी तो बोल रहे हैं लेकिन इनको रिश्तेदारी का, दुनियादारी का नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो बहुत एक बड़ा डिवाइड बन चुका था। बट एट द सेम टाइम मेरे जो चाचा थे, घर के सबसे छोटे बच्चे थे, वो मेरे डैड के सबसे छोटे ब्रदर, उनका हमेशा से एक ये रहा कि यार बच्चों को खुश रखना है। मुझे अभी भी याद है बचपन में बहुत बार होता था कि हम चाचा के घर जाते थे, चाचा का बिजनेस होता था और चाचा बैठ के ऐसे एक के बाद एक नोट गिन रहे होते थे और मुझे लगता था यार इतनी स्पीड पे कैसे गिन रहे थे ये लोग। चाचा मुझे पूछते थे कभी कभी ऐसे 1 2 3 नोट पकड़ा कर कि बता कितने पैसे हुए, और मैं थक जाता था, मुझे गिनना भी समझ नहीं आता था कि अच्छा ये 500 का है, ये 100 का है, ये 5 का है, ये 10 का है। तो वो जो एडिशन कैलकुलेशन था, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ख़राब था, तो चाचा मुझे अक्सर बोलते थे कि यार तेरा हिसाब बहुत ख़राब है, और मैं कुछ बोल नहीं पाता था। यहाँ तक कि एक बार की बात है कि मुझे चाचा ने बोला कि बेटा एक काम कर, खाना क्या खाएगा। मैं चाचा के घर रहने गया हुआ था, तो चाचा कहते अच्छा ना खाना क्या खाएगा, तो मैंने ऐसी मज़े में बोल दिया छोले भटूरे। चाचा कहते ठीक है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ आज से 30-32 साल पहले की। तो चाचा ने मुझे ऐसे एक 100 रुपये का नोट दिया कि ये गली के बाहर तक जा, वहाँ से राइट लेगा, कोने में छोले भटूरे की दुकान है, छोले भटूरे ले आ। अब मुझे पता नहीं कि छोले भटूरे की प्लेट कितने की आती है, हम चल पड़े अपनी तौर में वहाँ गए, छोले भटूरे की दुकान पे गए, और सोचो मैं छोटा सा एक मुश्किल से 2.5-3 फुट का बच्चा रहा होऊंगा, और मैं चलता हुआ टहलता हुआ गया, दौड़ता दौड़ता हाथ में 100 रुपये का नोट लेके, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट होता था। और मैं छोले भटूरे की दुकान पे गया और मैंने उसे बोला कि यार भैया छोले भटूरे दे दो। तो उसने मुझसे पूछा कि कितने चाहिए। तो मैंने कहा 100 रुपये के। कहता 100 रुपये के। मैंने कहा हाँ। कहता 100 रुपये के चाहिए। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि आई थिंक 5 या 10 रुपये की प्लेट होती थी उस टाइम पे छोले भटूरे की। तो उसने पैकिंग करनी शुरू कर दी और मैं खड़ा हुआ आधा घंटा वेट कर रहा हूँ। उस टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे, तो इधर चाचा वेट कर रहे हैं कि यार बहुत देर हो गई, बच्चा गया हुआ है, लेके नहीं आया। और फिर जब मैं आया तो मेरे हाथ में ऐसे बड़े बड़े 2 थैले थे, और उन थैलों में शायद 10 प्लेट या 15 प्लेट छोले भटूरे थे। मैं घर आया, चाचा कहते ये क्या है। मैंने कहा छोले भटूरे। कितने लाया है। मैंने कहा 100 रुपये के। अरे पागल, 100 रुपये के छोले भटूरे लाया, तेरे को 1 प्लेट लानी थी अपने लिए, क्या लाया। मैंने कहा मुझे पता नहीं, आपने बताया भी नहीं मुझे। तो कहते तू वहाँ पूछ लेता। मैंने कहा मुझे उसने पूछा कितने के चाहिए, मैंने 100 रुपये के बोल दिए। और उस दिन चाचा ने पूरे मोहल्ले के, मतलब आसपास के बच्चों को बुला बुला के सबको कि यार छोले भटूरे आए हैं, खा लो, क्योंकि अब आ गए, अब क्या करोगे। कोई बाई चांस कोई रिश्तेदार घर आया है, कोई सामान पकड़ाने आया, तो चाचा बोले अरे आओ बैठो बैठो खाना खा लो। तो मेरी बदौलत, मेरे इस मैथमेटिक्स में ख़राब होने की बदौलत पूरे मोहल्ले ने उस दिन छोले भटूरे खाए। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे गुस्सा नहीं करा। हाँ, गुस्सा उनको बहुत आता था, गाली गलौज भी होता था, लेकिन ऐसा गुस्सा कभी नहीं था कि आपको लगे कि यार अब आपसे बात नहीं करूँगा। वैसा कभी भी गुस्सा नहीं हुआ। मुझे अभी भी याद है जब हमारे जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जब बड़े हो रहे होते हो आप, मैं 4th-5th स्टैंडर्ड में भी नहीं पहुंचा था, और मेरे कजिन जो मेरे हम उम्र थे, मेरे साथ 1 या 2 साल बड़े थे, वो ऑलरेडी स्कूटर्स चला रहे थे, बाइक्स चला रहे थे। और मुझे लगता था कि यार ये लोग कितनी कूल लाइफ जीते, और पापा मुझे जीने नहीं देते। मेरा बर्थडे का दिन था, साउथ दिल्ली में मेरी मॉम ने कीर्तन रखा है, एक पूजा पाठ टाइप की चीज़ होती है। फॉर पीपल हु डोंट नो, इट इज़ अ कमेमोरेशन, लॉट ऑफ पीपल गेट टुगेदर एंड पूजा पाठ होता है। वी प्रेज द गॉड एंड थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। तो मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरा बर्थडे का दिन है, कीर्तन हो रहा है, और चाचा और भाई कहीं से जाकर के पंडित जी की जो पंडित जी जो अंदर कीर्तन करवा रहे हैं उनकी मोपेड लेके आ गए। और ये लोग सब मोपेड चला रहे हैं बारी बारी, और मुझे लगा कि यार ये कितना सही है, मोपेड ले आए, मुझे भी चलानी है। मैंने वो चाचा को बोला चाचा मुझे भी चलानी है। कहते अरे चल, तुझे आता है नहीं चलाना, तू रहने दे। मैंने कहा चाचा मेरा भाई भी तो चला रहा है, मेरे से 1 साल बड़ा है, वो भी तो चला रहा है, मैं क्यों नहीं चला सकता। अच्छा, इस पूरे दौरान पापा अंदर लगे हुए थे सारे प्रिपरेशंस में, क्योंकि सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, बड़ा एक जमावड़ा हो रखा है, सब लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो वो सब कुछ चल रहा है। और उस बीच चाचा ने फाइनली माना कि चल ठीक है चला ले।
तो उन्होंने हमें जैसे हम जहाँ हम रहते थे वहाँ पे ऐसे एक स्क्वायर गार्डन होता था घरों के बीच में। तो गवर्नमेंट फ्लैट्स थे, तो हमारा घर है और सामने और दूसरा जो फ्लैट्स है उसके बीच में एक लंबा स्क्वायर रेक्टेंगुलर सा गार्डन है, विच इज़ लाइक अ बिग प्लेस। ईजिली आप वहाँ पे क्रिकेट की 2 पिच लगा के 2 मैचेस एक साथ खेल सकते हो। तो वहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं, मस्ती चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं सब, और कहीं से एक मोपेड आ गई है। तो हमारे पास एक नया खिलौना है जो कुछ की हाइट से बड़ा है, कुछ की औकात के बाहर है, और जो पंडित जी है जिनका जो कीर्तन कर रहे हैं मंदिर में, ये एक्चुअली में उनको बिलोंग करता है। लेकिन हम ले आए, तो पैडल मार के मोपेड स्टार्ट करी गई। मुझे चाचा ने मेरे एक कज़न को बोला कि तू ले जा इसको और कोने में ले जाके इसको चलवा दे एक बार, बच्चा है खुश हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। मैं साइकिल बहुत चलाता था उस टाइम पे, तो मुझे साइकिल पे बैलेंस बनाना आता था, चलाने में बहुत मज़ा आता था। तो मैंने कहा चलो आज मोपेड चलाते हैं, इसमें क्या है, मेरा कज़न चलाता है मैं भी चला लूँगा। तो मैं लेकर के गया, कज़न मेरा मुझे पीछे बिठा के लेके गया कोने तक। ये मुझसे था 3-4 साल बड़ा। तो इसने उतरा, मुझे बोला कि चल बैठ इस पे मोपेड पे। तो मैं बड़ी खुशी से बैठ गया। मैं चलो अब तो मोपेड चलाएंगे, अब तो मोपेड चलाएंगे। कहता कि चल इसमें ना ये जो आगे राइट साइड पे है ये एक्सेलरेटर है। मैंने कहा अच्छा इससे क्या होता है? कहता है इससे रेस देते हैं। मैंने कहा ठीक है। इवन बिफोर ही कुड टेल मी कि ब्रेक किधर है, आई टुक ऑफ। मोपेड उसने स्टार्ट करके दी थी, मुझे दिखा रहा था वो रेव करके कि ये एक्सेलरेटर है। मैंने कहा ठीक है। उसने छोड़ा, अभी वो बताना शुरू कर रहा था कि ब्रेक किधर है, और मैं निकल गया। अब मोपेड चलनी शुरू, मुझे बैलेंस बनाना आता है तो चलनी तो है ही। चलनी शुरू, मैं रोड की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पे चाचा, मेरे बाकी कजिन सब लोग खड़े हुए हैं, और मैं मोपेड पे चल रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा यही तो फन है यार, साइकिल से कितनी तेज़ चलती है। उस टाइम पे हमारे लिए वो स्पीड तेज़ थी। मैंने कहा कितनी तेज़ चलती है, कितनी मस्त चीज़ है यार ये। मैं चलना शुरू हो गया और एक पॉइंट पे मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा ये तो खड़े होकर राइड करेंगे, कितनी सही है, कितना एक्साइटिंग है, मज़ेदार चीज़ है ये। और फिर जैसे जैसे मैं रोड के पास आया, मैंने कहा मैं ब्रेक दबाता हूँ, धीरे कर देता हूँ। अब एक इंसान ने सिर्फ साइकिल चलाई है और सडनली मोपेड पे आ गया है। मैंने ब्रेक दबाई तो ब्रेक तो दब ही नहीं रही, क्योंकि ये था क्लच। मैं दबा रहा हूँ, दब नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मुझे लगा कि भैया सडनली मोपेड तेज़ चल रही है लेकिन ज़िंदगी स्लो हो गई। मुझे लगा भाई साहब आज तो आप ख़त्म हो गए, आज कहानी ख़त्म। तो जैसे जैसे सड़क के पास पहुंचा, आई थिंक सबको मेरे चेहरे पे वो पैनिक दिख गया, क्योंकि सड़क पास आती जा रही है, मोपेड की स्पीड नहीं कम हो रही है और मैं उस पर खड़ा हुआ हूँ, और अब मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट नहीं, घबराहट है। तो चाचा ने ये देखा एंड ही जम्प्ड इन, और उन्होंने मेरी टी शर्ट, चलती मोपेड पे जैसे तैसे उनका हाथ में आया, उन्होंने टी शर्ट को टक करा, खींचा मुझे, मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं एक पॉइंट पे जाकर, एक मिट्टी का ढेर था उसमें जाकर के गिरा और मोपेड भी गिरी, क्रैश हो गया। और मैं बस, तो एकदम से सब लोग भागते हुए आए कि अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और मुझे लगा कि भैया अब पड़ेगी डांट, मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। चाचा मारते बहुत बुरा थे जब मारते थे। तो मैंने कहा कि यार ये तो पंगे वाला काम है। तो मैं आंखें बंद करके वहीं लेटा रहा। मैं भैया द ईजिएस्ट वे टू गेट आउट ऑफ एनी fuck up the easiest way to get out of a mess, play dead। मैं हूं ही नहीं, मैं मर गया, मैं हूं, बेहोश हूं, नहीं हूं मैं, क्या कर लोगे? मरे हुए आदमी से कोई पंगा नहीं लेता साहब, मौत की एक ब्यूटीफुल पार्ट ये भी है। तो मैं सोया रहा आंखें बंद करके। मैंने कहा मैं नहीं उठ रहा, अब जिसको जो करना है करो। मुझे चाचा ने ऐसे गोद में उठाया, ऊपर घर में लेकर गए, वहाँ पे पापा थे। पापा ने पूछा कि अरे इसको क्या हुआ? तो चाचा ने बताया कि ऐसे ऐसे ना ये मोपेड चला रहा था और ये ठुक गया। जो उसके बाद चाचा की खाट खड़ी खरी मेरे पिताजी ने, इतनी डांट पड़ी उनको, और मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ हूँ, मेरे मुंह पे पानी छिड़क रहे हैं, मैं ऐसे धीरे धीरे आंखें खोल रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ पूरा, जैसे मुझे पता ही नहीं हो क्या रहा है। और मैं मन में सोच रहा हूँ कि शुक्र है यार मैं बच गया, बाकी सबको तो डांट पड़ी, भाई को, चाचा को, सबको डांट पड़ी, लेकिन मैं बच गया। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया स्कीम थी, ये आगे भी काम आएगी। अच्छा, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते थे, और चाचा अक्सर गुस्सा होते थे हम पे, लेकिन उनका गुस्सा ऐसा था कि गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है लेकिन रिग्रेट भी बहुत जल्दी आता है। चाचा का बड़ा बेटा विनय, वीनू बोलते हैं हम लोग उसको घर पे, बहुत बार ऐसा होता था कि विनय, सब लोग हमारे घर पे आए हुए हैं या उनके घर पे, और सब पूरी फैमिली साथ में, और विनय ने कोई ऐसी शरारत कर दी जिससे चाचा को आ गया बहुत सारा गुस्सा। अगला सीन ये है कि विनय बेचारा ऐसे दुबका हुआ है और चाचा उसको पकड़ के पीट रहे हैं। मुझे लगता था यार बंदा है, जानवर है यार ये। और मैं अपने चाचा की बात करूँ जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, लगता था कैसे यार ये इतना मारते हैं उसको, मतलब ऐसे कौन मारते हैं यार, लाते मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, गुस्सा आ रहा है उनको। मुझे लगा कि यार ये तो बंदा ही ठीक नहीं है।
लेकिन जब भी विनय पिटता था ना, उसके विद इन हाफ एन आवर, क्योंकि विनय पिटता था, फिर चाचा को डांट पड़ती थी पापा से कि तू कैसे मारता है, तू पागल है, मर जाएगा वो, इतना मारता है तू उस बच्चे को। और इस सब के बाद चाचा के अंदर आता था रिग्रेट। हम सब बच्चों को ले जाया जाता था मार्केट, जो खाना है खाओ, जो खरीदना है खरीदो, बड़े बड़े थैले भर के चॉकलेट्स ये वो हम लेके आते थे। और मुझे लगता था कि अरे तो स्कीम ही बहुत बढ़िया है। मैं विनय को बोलता, मैं भाई तू कांड करता रहा कर, पिटता रहा कर। तू कहता क्यों? मैं देख पिटता तू है, चॉकलेट हमें मिल जाती है, कितनी सही स्कीम है। और इसी दौरान करते करते हम बड़े हो गए, चाचा का गुस्सा कुछ कम हुआ, उन्होंने मारना पीटना बंद कर दिया और वो थोड़े से संभल गए। चाचा ठहरे एकदम रिलीजियस आदमी, उन्होंने कुछ भी करना है तो चलो बेटा भंडारा है तुम सर्व करो, बड़ा मज़ा आता है। मैं वैसे रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन कोई भी भंडारा हो, कोई ऐसा बड़ा फंक्शन हो और आप जाके सर्व कर रहे हो लोगों को, आप कुछ लोगों के साथ कर रहे हो, आप सामान पकड़ा रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, एक अलग रश है उसमें, एक बड़ा मज़ेदार फील है इस सर्विस का ना, ये करने में मज़ा आता है। और चाचा के साथ मैं करता हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है। अब मैंने कहा यार ये तो बहुत ही सही स्कीम है, ये करेंगे। तो ये करते रहे चाचा के साथ, तो ऐसे ऐसे बड़े हो गए हम ये सब करते करते। चाचा ने समझाना शुरू करा। चाचा वॉज द वन हु यूज्ड टू टेल मी कि तू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कर चीज़ें, कोई बात नहीं। वहीं पापा मुझे बोलते थे तू रिस्पॉन्सिबल है, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। और चाचा वॉज द वन जो कहते थे कि शादरा है ना हमारे पास रहने, 10 दिन के लिए आया, एक काम कर, चल तेरे को स्कूटर सिखाता हूँ। मेरे को उन्होंने स्कूटर सिखाया। और हम चाचा कहते थे कि तूने अगर शादरा की गलियों में स्कूटर चला लिया ना, तू कहीं भी चला लेगा, तूने यहाँ पे गाड़ी चला ली, तू कहीं भी चला लेगा। तो हर चीज़ के लिए वो मुझे पुश करते रहते थे। और धीरे धीरे जब जैसे जैसे फैमिली में कभी कोई अच्छा फंक्शन है, बुरा फंक्शन है, अच्छा फंक्शन मतलब किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, या फिर किसी की डेथ हुई है, चाचा मेड इट अ पॉइंट कि हम लोग जाएं, हम पार्टिसिपेट करें, हम सीखें। मुझे अभी भी याद है, मेरी जो सबसे बड़ी वाली बुआ जी थी उनकी डेथ हुई, और मैं और मेरा भाई, चाचा का बेटा विनय, हम लोग गए, और चाचा भी थे। और बुआ जी की डेथ हुई, बहुत टाइम से बीमार थी। वी वर एक्सपेक्टिंग कि किसी ना किसी दिन ये हो जाएगा, क्योंकि जब इंसान बहुत सफ़र कर रहा होता है, डेथ और लाइफ का एक खूबसूरत और नॉट सो खूबसूरत पार्ट ये है कि जब अगर आप बहुत सफ़र करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास वाले लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ये जाने वाला है। तो जहाँ पे आपकी ज़िंदगी मुश्किल होती है, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन वो अच्छी मौत नहीं मानी जाती। मेरी बुआ जी की डेथ हुई, उनका क्रिमेशन हुआ, फिर एक फूल चुनने की रस्म होती है। तो हम लोग खड़े हुए देख रहे हैं। कुछ एक ऐसा रूल होता है कि जो मैटरनल साइड ऑफ द फैमिली है, जो मायका होता है लड़की का, वो लोग नहीं उठाते फूल, और उनके जो पैटर्नल फैमिली है, जो उनके हस्बैंड की तरफ की फैमिली है, वो लोग उठाएंगे। और फूल चुनने की रस्म जिनको नहीं पता, वो होती है जहाँ पे आपकी बॉडी को जला दिया जाता है, एशेज हो गए होते हैं, और उन एशेज में से जो भी बचे हुए रिमेन्स है आपकी बॉडी के, कोई हड्डी है, कुछ छोटा मोटा पीसेस ऑफ द बॉडी बच गया है, वो सब उठा के एशेज ले आते हैं। तो हम लोगों ने पहली बार फूल चुनने की रस्म देखी, और मुझे लगा कि यार क्या यार, लाइफ यही है क्या? और ये थॉट मुझे लगता है विनय को भी आया, क्योंकि हम दोनों पहली बार ये रस्म देख रहे थे अपने सामने होती हुई। जैसे वो पूरी फैमिली ऐसे डंडियों से, हाथों से, एशेस के बीच में से ढूंढ के मेरी बुआ के जो भी रिमेन्स थे उठा के एक मटके में डाल रहे हैं। हम वापस आ रहे हैं और गाड़ी में बैठे हैं, चाचा पीछे थे, लेकिन मैं, विनय की नानी और हमारी मामी पीछे बैठी है गाड़ी में। तो हम गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से देयर अ साइलेंस, देयर एक गुप सन्नाटा एकदम। और विनय कहता है कि यार हमें कितना अजीब है ना, कैसे हम लोग पूरी जिंदगी ऐसे जीते हैं और सडनली एक मटके में हम पूरे आ जाते हैं ना, इतना बड़ा शरीर और एक मटके में ऐसे पूरा आ जाता है। और हम सब सोच रहे हैं कि हाँ यार, और पीछे नानी बैठी है। सो नानी इज़ अ वेरी फ्रेल कैरेक्टर, एकदम छोटी सी पतली सी स्लाउच हुई हुई दुबकी हुई पीछे बैठी हैं। और विनय और मैं बात कर रहे हैं कि यार कितनी अजीब नहीं है मौत की, कैसे हम लोग इतना बड़ा शरीर और ऐसे एक मटके में पूरा आ जाता है। और पीछे मामी नानी बैठी हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ बेटा, ऐसी देखो ज़िंदगी तो यही है ना, यही तो है कि हम करते हैं तब तक ही ये होता है। जो आप जैसे आप ज़िंदगी जीते हो उसी के बारे में बात होती है। तभी तो कहते हैं कि सब कुछ एंड में राख हो जाना है। और ये बात हो रही है, और वीनू ना ऐसे रियर व्यू मिरर में देखता है नानी को और कहता है नानी तू तो मुट्ठी में आ जाएगी। और मुझे लगा, मैंने कहा यार ये कितना जहरीला आदमी, तू क्या बोल रहा है?
और मामी भी हंस पड़ी कि इसने क्या बोल दिया, मैं भी हंस पड़ा। और नानी बेचारी हेल्पलेसली ऐसे देख रही है कि यार तुम मेरी मौत की बात मेरे मुंह पे कर रहे हो। और तो हमारी पंजाबी फैमिलीज में ना ऐसे ही मौत के बारे में हंसी मजाक चलता रहता है, और मुझे लगता है ये अच्छी और बहुत खूबसूरत बात भी है, क्योंकि उन मोमेंट्स को बहुत लाइट कर दिया जाता है। उन्हें लगता है कि यार इन मोमेंट्स से ना डील करना आसान हो जाता है। लेकिन जो लोग इमोशनल है ना, उनके लिए शायद मुश्किल होता है। मैं इमोशनल बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हूँ। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी बहनों की शादी हुई थी, मेरे से बड़ी जो बहनें हैं, मेरे तीनों बहनें मुझसे बड़ी हैं, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो मेरी जब बड़ी वाली बहन की, अर्चना दीदी की, अंजलि की शादी हुई थी, तो एक होता है हमारे हिंदू में, पंजाबीज में, जब फेरे होते हैं, जो 7 सर्कल्स दैट वी टेक अराउंड द फायर, तो उसमें ना सारे रिश्तेदार आके, जो भी क्लोज रिश्तेदार है, चाचा मामा, सब खड़े हो जाते हैं अटेंडेंस लगाने कि अच्छे हम भी आए हैं, हम भी लड़की को विदा कर रहे हैं। और वो लड़की घूमती रहती है और वो ऐसे सबको हक कर करके चल रही होती है। और मुझे याद है कि जब मेरी बहनों की शादी थी तो चाचा इतना रो रहे थे यार, वहाँ पे फेरे चल रहे हैं, हम भी रो रहे हैं, हमें भी लग रहा है इमोशनल, मुझे भी लग रहा है कि यार बहन जा रही है, कहते हैं कि अपने घर जा रही है, लेकिन ये भी तो उसका अपना घर था ना। बहुत एक इमोशनल मोमेंट है, और चाचा ऐसे फूट फूट के रो रहे हैं, और उनको देख के बहनें और ज़ोर ज़ोर से रो रही है, उनको देख के बाकी सब रो रहे हैं। और मैं उनको देख रहा हूँ कि यार ये अधेड़ उम्र का आदमी है, मतलब 55-60 साल के हो, आप रो रहे हो यार। मतलब हाँ, रोना मुझे भी, अरे इतना कौन रोता है यार। और चाचा बहुत रोते हैं यार, मतलब पापा की रिटायरमेंट हुई, चाचा रो रहे हैं। पापा नहीं रो रहे, जिनका 36 साल का एक पूरा टेन्योर खत्म हुआ है, वो आदमी नहीं रो रहा, ये रो रहे हैं। इनके ऑफिस भी नहीं गए होंगे कभी पापा के। मैंने कहा अरे कैसा आदमी है यार ये। मैंने उनको देखा रोते हुए, मैंने कहा मन में मैंने एक प्रॉमिस करा, मैं यार चाचा यार आप बहुत रोंदू हो यार, आपके जितना रोंदू नहीं बनना, मुझे कुछ भी बन जाऊंगा लाइफ में, इतना रोंदू नहीं बनूंगा। और ये कांस्टेंट जो चल रहा था ना कंपैरिजन, वो भी साथ साथ चल रहा है, और साथ में मुझे दिख रहा है कि पापा मेरे बड़े स्ट्रांग हैं यार। पापा ऐसे रहते हैं ना कि हाँ सब कर लेंगे, क्या हो गया। पापा जॉब में रहे हैं, उन्हें रिश्तेदारों से वैसे ही बचपन से शुरू से मिलता रहा है कि अरे तुम तो नौकरी वाले हो, तुम तो छोटे हो, तुम्हें पता क्या है दुनिया का। तो पापा वैसे थोड़े से ना अपने स्टड लौंडे हो गए थे, वो वैसे एकदम हार्डकोर रहते थे कि अरे बोलने दो लोग दुनिया को। और चाचा एट द सेम टाइम वॉज, कुछ भी हो जाए सबसे पहले खड़े हैं, हाँ क्या हो गया बताओ, बेमतलब की हर चीज़ की चिंता है। मैंने कहा इतनी क्या चिंता करते हो यार, कितने रोंदू हो यार आप, इतना इमोशनल भी नहीं होना चाहिए लाइफ में इंसान को, थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ। और ये बात मैंने खुद से बोली, मैंने उनसे नहीं बोली ऑब्वियसली, बहुत मार पड़ती है उनको बोलता तो, लेकिन मैंने खुद से बोला कि चाचा आप कितने रोंदू हो यार। और यही मैं देखता हूँ कि जब मेरे पापा हैं वो रोंदू नहीं है, मेरे चाचा बहुत रोंदू है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि मेरे चाचा इमोशनली थोड़े से एक्टिव हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हैं, तो मेरे जो कजिन्स हैं उनको अच्छी ज़िंदगी मिल रही है। लेकिन मेरे पापा ने मुझे बहुत टफ ज़िंदगी दी, मुझे हाथ रोक के रखा कि नहीं ये खर्चा नहीं करना, वीडियो गेम नहीं लेनी, घर में केबल तब लगेगा जब तू 12th में इतने मार्क्स लगा तो घर में केबल लगवाऊंगा तभी तू मूवीज़ देख पाएगा, हर चीज़ टफ करके रखी। मुझे कभी लगता पापा यार क्या है आप, मतलब पत्थर के बने हो क्या है। ये सब कुछ चलता रहता था, लेकिन धीरे धीरे करके आई वर्क माई वे अप, ऑब्वियसली सबका सपोर्ट था। तो एक पॉइंट पे आकर के जब बाइकिंग में घुसा तो कुछ दोस्त ऐसे मिले, कुछ बड़े मेंटर्स ऐसे मिले जिन्होंने मुझे अपनी बाइक्स देनी शुरू करी। तो मैं क्या करता था कि जब भी कोई बड़ी बाइक आती थी ना, मैं जानबूझ के फ़ोटो भेजता था अपने चाचा के घर की, देखो अपने चाचा को, कजिन्स को, बाकी सारे कजिन्स को मैं दिखाता था फेसबुक पे डाल के कि यार ये लो देखो। बोलते थे ना नौकरी वाले मेरे पापा को कि नौकरी वाले हैं, देख लो कहाँ पहुँच गए। प्रूव करना था मुझे उन सबको कि नौकरी वाले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है जस्ट बिकॉज मेरे पापा ने नौकरी करी तुम्हें लगता है इसी काम की नहीं, उन्हें दुनिया का नहीं पता? अरे जाओ, हमें बहुत पता है। मुझे अभी भी याद है एक वाइट कलर की हायाबूसा आई थी हमारे पास, मेरे मेंटर की थी, कभी उनके बारे में बताऊंगा सुकून से। तो मैं वो हायाबूसा लेकर के चाचा के घर गया शाहदरा में। अब सोचो कहाँ इतनी बड़ी बाइक, 1300 सीसी की बाइक जो 3 सेकंड में 150 की स्पीड क्रॉस करती है, बहुत देयर इज़ अ रीज़न इट इज़ कॉल्ड अ सुपर बाइक। मैं हायाबूसा लेकर के चाचा के घर गया। चाचा ने देखा, कहते अरे ये कौन सी बाइक है? मैंने कहा चाचा हायाबूसा है। मैंने कहा बैठो। कहते नहीं यार मैं नहीं बैठूंगा। तो साथ में बीनू खड़ा था, मेरा भाई चाचा का बड़ा बेटा। कह रहा भाई चाबी दे मैं चलाऊंगा। मैं तो पागल है, अच्छा मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि बाइक मेरी नहीं है, मैं कैसे दे दूँ भाई चाबी।
और दूसरी बात, इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा एक पेशेंस, एक स्किल डेवलप करना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ बीस्ट, बड़ी मशीन है यार, आप एक्सीडेंट कर सकते हो। आपको पावर हैंडल नहीं करना है तो इट कैन बिकम अ वेरी बिग एक्सीडेंट। तो मैं उसको बोलो कि नहीं 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 नहीं, कह रहे अरे देना मैं चलाऊंगा, और चाचा कह रहे हैं दे दे चला लेगा। अब कहीं ना कहीं मुझे याद है कि यार जब मुझे मोपेड चलानी थी इन्होंने मुझे दे दी थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार वो मोपेड थी और उसका भी नुकसान हमने भरा था, पंडित जी को पैसे देने पड़े थे बाद में जो मैंने ठोकी थी। तो मैंने कहा लेकिन हायाबूसा है और जिस इंसान की है वो इंसान मेरी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल है। तो मैं अब ऐसे चाचा को मैं कैसे समझाऊं कि ये किसकी बाइक है, क्यों है, कैसे दूं। और भाई बोल रहे कि देना, क्या हो गया, बाइक ही तो है, मैं चला लूँगा। मैंने कहा यार 1300 सीसी की बाइक है भाई, समझ, तो क्या हो गया, बड़ा हूँ तेरे से ज़्यादा पता है उनको दुनिया का। ठीक है, जब तो स्कूटर भी नहीं चलाना आता था ना, तब हम पूरी दुनिया में घूम लेते थे, चल दे चाबी दे मैं चलाऊँगा। तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर, पीछे बैठ, एक राउंड लेके आते हैं, अगर तुझे लगा कि तू चला सकता है तो चला लियो। कहता ठीक है। तो मैंने उसको पीछे बिठाया, चाचा कहते हैं हुआ अभी चलाएगा। शाहदरा की गलियां बिल्कुल पतली पतली नैरो लेन्स हैं। शाहदरा की गलियों में मैं भाई को लेके निकला, रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम है। मैं घर के लिए निकलने ही वाला था उस टाइम पे, तो मैंने कहा चलो जाने से पहले थोड़ा शो ऑफ कर लिया जाए, दिखा दिया जाए कि हम कूल हैं। और भाई को पीछे बिठा के निकला, एंड दिस इज़ अ गाय हु इज़ गोइंग टू गेट मैरिड सून, 26, 27, 28 साल का आदमी है। तो पीछे बैठा और हम चल रहे हैं, और जैसे ही हम थोड़ा सा रोड की तरफ आए मैंने हल्का सा उसको रेफ करा। तो अब जो कोई भी अगर बड़ी बाइक पे बैठा, आपको बता दूं, अगर आप किसी भी पावरफुल बड़ी बाइक में या गाड़ी में बैठते हैं, जैसे आप प्लेन में बैठते हैं, हाउ यू सिट इन अ फ्लाइट, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा तो आपको बता दूं कि होता क्या है कि एक झटका लगता है, सडनली आपको इनर्शिया फील होता है, जब आपकी बॉडी को एकदम से पीछे खींच लिया जाता है और पावर से आपकी जो मशीन है वो आगे बढ़ती है। तो मैंने जैसे ही हायाबूसा को रेस दी, भाई को लगा झटका, उसने जोर से मुझे पकड़ लिया पीछे, भाई 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 धीरे चला, भाई धीरे चला। मैंने कहा धीरे तो चल रहा हूँ, और मैं हंसे जा रहा हूँ, भाई मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, हाँ धीरे धीरे चला धीरे चला। मैंने कहा क्या हो गया, अभी तो चला ही भी नहीं, अरे धीरे चला धीरे चला। मैंने कहा ठीक है, मैंने ज़रा सा चली सी और स्पीड पकड़ी, और फिर पीछे पीछे धीरे 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 भाई धीरे मेरे पीछे ऐसे बैठा है। मैंने कहा भाई क्या हो गया, चिल करना। और मुझे मज़ा भी आ रहा है, मुझे पता था ये होने वाला है। तो फिर मैंने थोड़ा सा और झटका मारा। आप मानेंगे नहीं, शाहदरा की गलियों में रात को 11 बजे मैं हायाबूसा चला रहा हूँ और मेरे पीछे मेरा सो कॉल्ड बड़ा भाई बैठा है, और वो लगातार मम्मी 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 धीरे चला। और मुझे लग रहा है कि भाई क्या हो गया, उतर गया भूत, हायाबूसा चलाऊंगा मैं, हायाबूसा चलाऊंगा, हो गया, उतर गया। तो मैं वापस आके चाचा के आगे बाइक रोकी, मैंने कहा चाचा देख लो, उतरा, कह रहे मैं तो नहीं चला रहा, क्या ये पागल बाइक है, मैं नहीं चला रहा। और मुझे लगा, मैंने कहा चाचा देख लो यही है, बड़ा हीरो बनता फिरता है। और ये बात करके मैं वहाँ से निकल गया। मुझे लगा कि आई हैड मेड अ पॉइंट कि हाँ यार ले लिया है बड़ी बाइक, अब मैं चला लेता हूँ, और लाइफ में मैं आपके बच्चों से बेटर कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि वो कॉन्स्टेंट लुकिंग डाउन था ना, कॉन्स्टेंट लगता था कि यार हम तो अंग्रेजी बोलते हैं ना, हम तो साउथ दिल्ली, तुम्हें क्या पता शाहदरा वालों को। और ये करते 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 जिंदगी आगे बढ़ती रही। फिर सबकी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में, पूरी दुनिया में आया कोविड। जब कोविड आया तो मैंने अपने बाइकर ग्रुप के साथ सोचा कि यार क्यों ना कुछ करा जाए यार, लोगों के लिए कुछ करा जाए। वो लोग जो बाहर सड़कों पे हैं, जिनको खाना तो मिल रहा है, ठीक है लोग डोनेट कर रहे हैं, खाना मिल रहा है, लेकिन कहीं से भी ना वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो हाथ धो सके। तो मैंने और अपने बाइकर ग्रुप के साथ मिल करके वी डिस्ट्रीब्यूटेड 10,000 सोप्स अक्रॉस दिल्ली। अब हमारे लिए ये बड़ी बात उस टाइम नहीं थी, लेकिन विद इन अ मंथ जब न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में ये बात आनी शुरू हो गई, 2-3 जगह फीचर हो गए, कुछ एक टीवी शोज़ में आ गया कि मोहित आहूजा ने ये करा है, और मोहित आहूजा क्लब है बाइकर्स फॉर गुड, उन्होंने ये करा। तो मुझे लगा कि यार ये तो यार मतलब अब तो फेमस हो गया यार। वो मैसेज आप भेजना चाहते हो ना दुनिया को कि सुनो यार मैं कुछ कर रहा हूँ, वो मैसेज जा चुका था। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने कहा अब तो कुछ कर लिया। चाचा का मुझे फ़ोन आया लॉकडाउन के टाइम पे, फर्स्ट लॉकडाउन, फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। कैसा है? मैं बढ़िया। कैसे हो सर आप? मैंने कहा है। चाचा ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं यार बड़ा आदमी हो गया तो अब। मैंने कहा नहीं क्या बड़ा आदमी, ऐसे क्यों बोल रहे हो, कुछ नहीं है ऐसा। कह रहे नहीं भैया अब तुम्हारी टीवी पे आती है फोटो, टीवी पे तुम्हारे इंटरव्यू आ रहे हैं, हमें तो तुम पूछते भी नहीं हो, ना तुम फ़ोन करते हो पूछने के लिए कि चाचा कैसे हो क्या है।
मैंने कहा चाचा नहीं मिल पाता टाइम, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, आपको नहीं पता ये वो। कहते कोई नहीं, चल कभी कभी फ़ोन कर लिया कर। मैंने कहा ठीक है। कुछ वक्त बाद मुझे कोविड हो गया। अब हुआ ये कि ये उस टाइम पे हुआ जब मेरी शादी पक्की हो गई थी। तो मेरी शादी है 20 दिन बाद और मुझे आज हो गया है कोविड। और मैं कर रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं पता, ये वो फंडा है जहाँ पे आप दिन में 1 या 2 टाइम खाते हो बहुत ही छोटे पीरियड के लिए और बाकी टाइम आप भूखे रहते हो। तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ और बाकी सारी फैमिली बाहर है, मॉम डैड सब। तो चाचा की मॉम से बात हुई होगी डैड से कि क्या चल रहा है, मन्नू की तबीयत क्या है। मेरा नाम घर पे मन्नू है, कि मन्नू की घर पे तबीयत कैसी है। तो मॉम ने बताया कि ऐसा ऐसा है और दिन कहते टाइम पे दवाई ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो मम्मी ने बताया होगा कि हाँ दवाई वगैरह तो ले रहा है, खाना दिन में 1 टाइम खाता है, चिकन खाता है उस टाइम पे, तो बस उतना है। उसको हम समझा रहे हैं लेकिन मान नहीं रहा, कह रहा है नहीं मैं 1 टाइम ही खाऊंगा। मैं कमरे में बंद हूँ, अंदर बैठ के कोई आई थिंक कोई रेसिंग वाली गेम खेल रहा था, क्योंकि खाली आदमी अब कमरे में क्या करेगा। तो मैं लैपटॉप पे गेम्स खेल रहा हूँ। चाचा का फ़ोन आया कि तबीयत कैसी है तेरी। मैंने कहा ठीक हूँ चाचा, आप बताओ। बस ठीक है। खाना क्यों नहीं खा रहा तू। मैंने कहा मैं खा रहा हूँ, बहुत खा रहा हूँ, बस वो दिन में 1 टाइम खा रहा हूँ। ये दिन में 1 टाइम का क्या ड्रामा है, ज़्यादा तेरे को फिटनेस की पड़ी है क्या, मॉडल बनेगा तू, क्या करेगा तू, ये ज़्यादा तेरे चोचले ख़त्म नहीं होते कभी। मैंने कहा चाचा चोचले कुछ नहीं है, अच्छी चीज़ है इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने कोशिश करी उनको समझाने की, लेकिन ये आदमी समझ के राज़ी नहीं है। कि तू फालतू ड्रामे ना कर, तो वहीं आके मारूंगा मैं, खाना खा ले टाइम से, मुझे ज़्यादा अपने आप को ना डॉक्टर मत समझ अपने आप को तू। मैंने कहा चाचा कुछ नहीं है ऐसा, आप ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है, तू मुझे मत समझा, बकवास मत कर मेरे से, ठीक है, खाना खा ले अपना, वरना मैं वहाँ पे आगे तेरे सीधा कर दूंगा एकदम। और मुझे लग रहा है कि यार इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो। और फिर लग रहा है कि हाँ यार शादरा रहते हैं ना, इन्हें क्या पता इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, नहीं पता ना, जनरेशन गैप है। तो मैंने कहा ठीक है चाचा, हाँ मैं खा लूँगा। इतना बोला, मैंने फ़ोन काटा, मैंने कहा ठीक है जो बोलना है बोलो, मुझे जो करना है वो वैसे भी वही करूँगा। थैंकफुली द क्वारंटीन एंडेड, मेरी शादी का दिन है, और ये शादी हम कोशिश करते कि पोस्टपोन करते, लेकिन वो जो भी सर्कमस्टांसेस थे वो हो नहीं पाई। तो कोविड की शादियों में ये हुआ कि छोटी शादियाँ होती थी, छोटे ग्रुप्स होते थे, तो हमने किसी को बुलाया नहीं, हम चाह के भी बुला नहीं पाए। रिश्तेदारों के फ़ोन आए, मेरे को सहरा बांधा जा रहा है, मेरे पगड़ी बांधी जा रही है, बिकॉज मुझे गुरुद्वारे में वेडिंग करनी थी। तो वो सब कुछ चल रहा है और सब रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, अरे मन्नू तो बहुत अच्छा लग रहा है, मोहित तो बहुत सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं मॉम से बात कर रहे हैं, मेहंदी दिखा रही है मेरी बहनें, मेरी भांजियाँ दिखा रही है कि देखो हमारी घर में हमने कैसे घड़ोली, एक होता है रिचुअल होता है कि हमने घड़ोली करी और ऐसे ऐसे, और हम लोग ने छोटे से ब्लूटूथ स्पीकर पे ही म्यूज़िक चला के हम लोग 4-5 लोग डांस कर रहे हैं। सारे रिश्तेदार देख रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है, बस एक आदमी है चाचा, वो सामने आए, सहरा बांधते देखा, रोने लग गए। मैंने कहा यार रो क्यों रहे हो, पागल हो गए हो क्या। मैंने सोचा कैसे है यार, ये रोते ही रहते हैं जब देखो, यार कितना रोंदू आदमी है। मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने कहा अच्छा ठीक है शादी हो रही है, अच्छी बात है, रो क्यों रहे हो। नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा अबे क्या हो गया। नहीं कुछ नहीं, तू नहीं समझेगा। मुझे लगा, मैंने अपने आप को बोला, मैंने कहा भैया नहीं हो सकता इतना रोंदू आदमी कैसे चलाते हैं यार ये लोग काम, मैं नहीं चला सकता। शादी हुई, लाइफ चलनी शुरू हुई, 3-4-5 महीने हुए और हम चाचा के घर गए। दैट वाज द फर्स्ट प्लेस वी वेंट फॉर अ डिनर। चाचा के घर की ना एक खूबसूरत बात थी, जब हम गए ना, जब भी चाचा के घर जाते थे, चाहे मैं जाता था, चाहे मेरी भांजियाँ, चाहे मेरी बहनें, कोई भी जाता था, आप खाली हाथ वापस नहीं आते थे। चाचा हमेशा बच्चों के लिए खिलौने रखते थे, कुछ ना कुछ हमारे लिए रखते थे कि ये ले जा, ये तेरे लिए ले जा। चाचा नहीं चाहिए, अरे ले जा काम आ जाएगा। चाचा नहीं चाहिए, अरे ले जा यार, ठीक है। तो जब मैं गया अपनी शादी के बाद, चाचा ने बहुत अच्छे से खूब सारा खाना बनवाया, ऐसे रखा कि यार बस कि मेरा बेटा है, शादी हुई है। उनके अपने बेटे की हो चुकी है शादी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी शादी पे ज़्यादा खुश थे वो। तो मुझे लगा कि ठीक है यार जो भी है चल रहा है। देखते ही देखते कोविड की सेकेंड वेव आई, और जब सेकेंड वेव आई, फर्स्ट डे ऑफ जब ऐलान हुआ, अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ द सेकेंड वेव इज हियर, न्यूज़ में आनी शुरू हुई, तो मेरी मॉम को कोविड हो गया। चाचा का फ़ोन आना शुरू हो गया, सुबह दोपहर शाम, कैसे हो, दवाई ले रहे हो कि नहीं। एंड मॉम इज़ लाइक हाँ ले रही हूँ, ठीक है सब। मुझे फ़ोन आता था, तेरे को तो कुछ नहीं है। नहीं चाचा, पक्का, हाँ चाचा ठीक है।
पूरा दिन हर रोज़ कांस्टेंट, कोई भी और लोग फ़ोन कर रहे हैं, चाचा का हर रोज़ फ़ोन आना है। 2-3 दिन बाद पता चला कि चाचा को भी कोविड हो गया है। मैंने कहा लो, अब कर लो फ़ोन, बहुत फ़ोन कर रहे थे ना तुम। मैंने फ़ोन किया, मैंने हाँ जी क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ठीक हूँ बिल्कुल। मैंने कहा आप तो बहुत बोलते थे, ध्यान रख लो, ये कर लो, क्या हुआ, खुद पड़े हुए हो अब? कहते हैं कुछ नहीं है मेरे को, ठीक हो बिल्कुल, कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने ध्यान रख लो, ज़्यादा शेयर मत बनो। कहते हाँ हाँ तू मत सिखा, ठीक हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे मैं भी हर रोज़ एक दिन में 1 बार 2 बार जब भी हो सकता था फ़ोन कर लेता था, बात होती थी, चल रहा था। उनका हर रोज़ फ़ोन आता है मम्मी के पास कि तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। मुझे फ़ोन आया, तू दवाई दे रहा है टाइम से, घर के सब्जियाँ वब्जियाँ, मैंने कहा मैं जाता हूँ ले आता हूँ, खाना वाना बना रहे हैं, कर रहे हैं, मैंने चिंता मत करो। कहती ठीक है। अब हुआ ये कि मॉम को कोविड है, तो मॉम अंदर आइसोलेटेड है और बाहर मैं, डैड, माई देन वाइफ, ऑल ऑफ अस वर देयर। तो हम लोग मैनेज कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि चाचा की ना थोड़ी सी ऑक्सीजन कम हो गई, तो हमें पैनिक हो गया। हमने कहा चाचा ऑक्सीजन, कह रहे कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है। पापा ने फ़ोन किया कि तुम्हारे लिए, और इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा था हमारे देश में। पापा ने फ़ोन किया कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कुछ है, सिलेंडर है? भाई कहता नहीं सब अरेंज कर लिया। चाचा से बात कराई, चाचा कहते अरे सब ठीक है, कुछ नहीं है। तो एक फैमिली डॉक्टर है हमारे, उन्होंने बोला कि इनको ना अब हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। चाचा कहते अरे नहीं ज़रूरत हॉस्पिटल की। हमने कहा चाचा चले जाओ ना, अगर कोई बोल रहा है तो चले जाओ, कोई बुराई नहीं है। कहते ठीक है। वहाँ पे चाचा अपने घर पे सीढ़ियाँ उतर रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। बहुत मुश्किल से उन्होंने माना है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। मेरे भाई ने हाथ दिया कि आ जाओ लेके चलता हूँ। चाचा ने गाली निकाली, तू पागल है पैंचो, किस बात का हाथ दूँ मैं? इतना पागल नहीं हूँ मैं, चल सकता हूँ, ठीक हूँ मैं, मरीज वाला ट्रीटमेंट मत दे मेरे को, ऐਵੇਂ ही साला हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, कुछ नहीं है मेरे को। और भाई लेके जा रहे हैं उनको, हम देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। भाई ने हाथ पकड़ा और चाचा को लेके चलना शुरू हुआ। चाचा ने हाथ देने से मना कर दिया, ऐसे हाथ पकड़ाया पहले और फिर छुड़ा दिया कि छोड़ मैं चला जाऊँगा अपने। पीछे चाची कह रही कि अरे जाते आते लड़की रहे हो, पीछे मुड़े, क्या है तू अपना काम कर, किचन संभाल, मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। चल दिए, वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में भी इस आदमी को चैन नहीं आ रहा है। फ़ोन कर रहे हैं, मम्मी को डांट रहे हैं, आप ध्यान नहीं रख रहे अपना। मम्मी कह रही मैं ठीक हूँ, तू अपना देख, तू हॉस्पिटल में है, क्या है? कहते कुछ नहीं, ऐसे ही लिटा रखा है आके, कुछ भी नहीं है मुझे। नर्स आती है, चेकअप कर गई है, कह रही है सब ठीक है, हार्ट रेट भी ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, सब ठीक है। मेरे से बात हुई, मैंने कहा चाचा क्या है, सब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहते हैं यार ठीक है, कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसे ही ला के लिटा दिया है, ठीक है सब। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। सामने से रोने लग गए, मैं रो क्यों रहे हो? तुम मम्मी का ध्यान रख। मैंने कहा मम्मी का मैं ध्यान रख रहा हूँ, आप चिंता मत करो। मैंने कहा मन में सोचा यार कि फिर रोना शुरू हो गए। मैंने कहा चाचा सब ठीक है, रोना बंद करो, ठीक है, तू बस ध्यान रख, तू मम्मी का ध्यान रखियो, पापा का ध्यान रख, अपने सबका ध्यान रख। मैंने कहा हाँ जी चाचा ठीक है। अब कोविड के टाइम ना वैसा हुआ कि हम हर रोज़ भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी सब्जियाँ ला रहा हूँ, कभी दवाई ला रहा हूँ। 2-3 दिन बाद की बात है, मैं हर रोज़ चाचा से बात कर रहा था, बात हो रही थी, अपडेट आ रहा था। मैं एक केमिस्ट के बाहर खड़ा हूँ, पापा के लिए दवाइयाँ लेने गया हूँ, क्योंकि उस दिन पापा को भी कोविड हो गया था। मैं केमिस्ट की दुकान के बाहर हूँ और मेरी कज़िन का फ़ोन आया, चाचा की बेटी का। मैंने उठाया, मैं हेलो, हाँ बहन कैसी है? भाई मैं ठीक हूँ, तू कहाँ पर है? भाई मैं ऐसे, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे केमिस्ट के पास हूँ। कहती अच्छा, कहती भाई एक काम करेगा? मैंने कहा एक बार वीनू से बात कर ले, चाचा के बड़े बेटे से। मैंने कहा क्या हुआ? कहती कुछ नहीं यार, ऐसे ही फ़ोन कर रहा है, रो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, अगर वो ऐसे सबको फ़ोन करेगा तो लोग घबरा नहीं जाएंगे, उससे ज़रा बात कर। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करता है, वो भी चाचा पे ही गया है, बहुत रोता है। मैंने कहा चल मैं बात करता हूँ, चिंता मत कर। मैंने वीनू को फ़ोन किया, पहली बार किया, उसने उठाया नहीं। मैंने फिर किया, उसने उठाया। मैंने कहा हेलो, कह रहे हाँ मन्नू बोल। मैंने कहा क्या हो गया यार, तू इतना ऐसे सबको फ़ोन क्यों कर रहा है? वो रोने लग गया, कहता क्या करूँ फिर, मैं क्या कर रहा है? कह रहे भाई सब खत्म हो गया। मैंने मतलब क्या ख़त्म हुआ है? कह रहे चाचा नहीं है यार, पापा नहीं रहे, ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गया भाई, सब खत्म हो गया। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा वीनू मैं करता हूँ तेरे को आराम, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं करता हूँ। मैंने फ़ोन काटा। अब मुझे घर जाना है। यहाँ पे ना आपको रियलाइज़ होता है कि एक मैसेंजर की जॉब सबसे टफ होती है।
अब मैं घर जाके क्या बताऊँ, किसको बताऊँ, कैसे बताऊँ? मम्मी पापा ऑलरेडी उनको कोविड है, ऑलरेडी वो सफ़र कर रहे हैं, ऑलरेडी उनको वीकनेस है। माई डैड इज़ अ हार्ट पेशेंट, मॉम की अपनी प्रॉब्लम्स है, अर्थराइटिस है, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ हैं। मैंने कहा मैं कैसे बताऊँ? मैंने कहा मैं घर जाता हूँ, देखता हूँ। मैं घर पहुँचा, मैं गया पापा के पास रूम में। मैंने कहा पापा ऐसे ना चाचा की डेथ हो गई है। पापा कहते पता चला, मुझे फ़ोन आ गया। मैंने कहा आपको किसका फ़ोन है? क्योंकि मुझे उनके चेहरे पे वो चिंता दिख गई थी। कहते मुझे फ़ोन आ गया तेरे कज़न का, तो मुझे पता चल गया, तो ठीक है, जो है सो है। थोड़ा सा ना पापा की आवाज़ में एक घबराहट थी, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा पापा हम ना मम्मी को नहीं बताएंगे ये बात। पापा कहते हैं हाँ ठीक है, तू चला जा और मम्मी को नहीं बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं मम्मी के पास गया, मम अंदर बैठी हैं। मैंने कैसे हो, तबीयत कैसी है? कहती सब ठीक। तू ले आया सामान मार्केट से? मैंने कहा मैं यही, मैंने इस टाइम पे ना बड़ी बेकार की बातें करना शुरू कर देती ताकि आप डिस्ट्रैक्ट कर सको। मैंने कहा मैं ये सब्जी लाया, ये सब्जी लाया, ये वाली सब्जी। मैंने कहा आपको पता है प्याज कितने के आजकल? इतने को गया यार प्याज, इतने के मिलते थे क्या? नकली बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं बताना उनको कि क्या हुआ है। अच्छा माए भी ना ये बात पकड़ नहीं पाती, तो उन्होंने बोला ठीक है, हाँ चल ठीक है, सब कुछ ले आया ना, ठीक है मैं ठीक हूँ, तू अपना देख ले, खाना वाना बनाओ और बाकी अपना काम जो करना है वो कर ले। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर आया, मैंने डैड को बोला कि मॉम को नहीं पता, वो बताना भी नहीं है। इधर से मेरी बहन का फ़ोन आया कि उनका क्रिमेशन शाम का है, तो तू देख, मॉम को मत बताइयो, आ जा। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं मॉम के पास गया, मैंने कहा मम्मा ऐसे ऐसे ना वो जो पास में दोस्त रहता है ना, आपको पता है, घर के पीछे एक मेरा फ्रेंड रहता है। कहती हाँ। मैंने कहा मैं ज़रा उसके घर जा रहा हूँ। कहती क्यों? मैंने कहा मम्मा एक वो कुछ शूट की बात हुई थी, तो ठीक है वो भी खाली है, मैं भी खाली हूँ कोविड के टाइम पे, तो मैं जा रहा हूँ। माँ कहती ठीक है। तो इधर मैंने घर में सब कुछ सेट करा कि चलो मैं गाड़ी लेकर के जाता हूँ और अब क्रिमेशन करना है, करेंगे जो करना है वो करेंगे। ऐसे वक्त पे ना लगता है कि यार पापा चले गए होते ना, और वो जा नहीं सकते थे क्योंकि उनको कोविड था। तो अपने को लगा चलो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। मैं निकल ही रहा हूँ, उतने में दरवाज़ा खुला मम्मा का, और माँ रो रही है। कहती तू गाड़ी ना आराम से लेके जाइयो। मैंने कहा आपको? कहती मुझे पता है। मैंने कहा आपको किसने बताया? रिश्तेदार होते हैं ना कुछ, ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनकी ना हमें ज़रूरत नहीं होती, वो होने भी नहीं चाहिए। किसी ने मेरी मॉम को फ़ोन करा, मैं पॉइंट नहीं है मैं कि उनको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता, लेकिन किसी ने मेरी मॉम को फ़ोन करा कि बड़ी अम्मा चाचा तो गए, आप कैसे हो? क्या मतलब है इस बात का? और मेरी माँ फूट फूट कर रो रही है वहाँ पे। मैंने मॉम को समझाया कि मम्मा देखो अब हो गया, क्या कर सकते हैं, मैं जाता हूँ। मैं गाड़ी लेके निकला, ब्लैंक था, कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं था। मैंने कहा ठीक है, हो गया अब जो हो गया है, जाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना हम लोग लाइफ में, और मेरे को तो प्रैक्टिकली रहना पसंद है। मैं चल पड़ा। जो चाचा का जो क्रिमेशन ग्राउंड था जहाँ पे जाना था, उससे कुछ पहले मुझे मेरे दीदी जी जो मिले, उन्होंने गाड़ी में पीपीई किट रखी हुई थी। मैंने गाड़ी से उतर के पीपीई किट पहनी, पूरा एक वो अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना, और हम लोग क्रिमेशन ग्राउंड पहुँचे। अब यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं कि चाचा आएंगे, बॉडी आएगी। कितना अजीब हो जाता है ना, कैसे एक इंसान सडनली बॉडी बन जाता है। एक बड़ी सी वैन आके रुकी, उन्होंने अंदर से घसीट करके जो भी स्ट्रेचर था चाचा को निकाला और ज़मीन पर रख दिया। ये कोविड का वक्त था, मैं हाथ भी नहीं लगा सकता था, मुझे बस उनकी आंखें दिखी, उनका थोड़ा सा चेहरा दिखा, बाकी पूरा ढका हुआ था। भाई वहाँ खड़ा हुआ रो रहा है, मेरी बहन चाचा की बेटी वो रो रही है और कह रही है कि पापा भी आ जाएंगे, पापा कहीं नहीं गए। और मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या मतलब, ये ऐसा रिएक्ट कर रही है, सच में ऐसा हुआ है, क्या हुआ है? मैं अपनी बहन को देख रहा हूँ, रो रहे हैं सब लोग, और मैं चाचा को देख रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि यार
ऐसे कैसे, एक सेकंड में कैसे? अभी तो आप बोल रहे थे ना कि मैं आ रहा हूँ वापस, अभी तो आपने फ़ोन किया था ना कि तू ठीक है, कैसा है, घर मम्मी कैसी है, एंड सडनली दिस पर्सन इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये हुआ क्या है, डिसाइफर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हाँ, मन कर रहा था रोने का, लेकिन आसपास इतने और लोग थे उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज आ रही थी। क्या आपको लगता है कि अच्छा ये भी एक नॉर्मल सी चीज़ है क्या? मैंने चाचा को देखा, मैंने अपने भाई को देखा, मुझे लगा कि मतलब मुझे रोना आना शुरू हुआ। अभी मेरी आंखें भर भर के आई ही थी, आंसू टपका भी नहीं था कि मुझे ना एक बात याद आ गई। मुझे एकदम से ऐसे लगा कि चाचा ने मेरे को देखा और बोला कि क्या हुआ, तूने तो बोला था ना कि तू रोएगा नहीं, बन गया तू भी रोंदू। और मैंने ऐसे चाचा को देखा, मैंने कहा नहीं रोऊंगा मैं, आप देख लो, मैं नहीं रोऊंगा। ये जो टाइम था ना कोविड वाला, कहते हैं कि जब कोई इंसान जाता है, जब क्रिमेशन होता है, तो बहुत अच्छी लकड़ियाँ बहुत अच्छे तरीके से भेजना चाहिए। उस टाइम पे मैंने देखा टेबल कुर्सी दरवाजे लकड़ी जैसे भी ला पा रहे थे लोग ला रहे थे, और क्रिमेशन हो रहा था। जो फूल चुनने की रस्म होती है ना 2 दिन बाद, वो हुई। मैंने, मेरे भाई ने, हम सब ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी, और हमने एशेज में से चाचा के वो रिमेज निकाले। और कितनी प्रैक्टिकल बातें हो जाती है ना सडनली उस टाइम पे, कि ये कौन सी हड्डी है, अरे ये तो घुटना है, नहीं नहीं घुटना नहीं है, वो दवाइयाँ खाते थे ना तो वो हड्डी नहीं है, ये उतनी हड्डियाँ बची नहीं होंगी, ज़्यादातर खत्म हो गई होंगी, देखो छोटा छोटा है ये। आत्माराम मिला क्या? आत्माराम कहाँ है? नहीं, आत्माराम भी नहीं बचा ना, दवाइयाँ बहुत खाते थे, आत्माराम नहीं बचा। आत्माराम क्या है? आत्माराम वो है जो आपको बताता है कि ये आदमी कैसी ज़िंदगी जिया, जब ये गया तो ये खुशी से गया या नहीं, ये एट पीस था कि नहीं। आत्माराम वो कोई एक हड्डी होती है जो ऐसा कुछ बताती है। तो आत्माराम मिला क्या? नहीं यार, आत्माराम नहीं मिला। और मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यार यही था क्या, यही है क्या जिंदगी? वो आया, वो बंदा गया, और अब हम उसके घुटना, उसकी रिब्स, उसका हाथ, जो भी हड्डियाँ, जो भी अंजर पंजर बचे हुए वो उठा के देख रहे। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, क्या ये है क्या? कल को मैं जाऊँगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा कि यार अच्छा ये उसकी उंगली है, अच्छा ये हाथ है, अच्छा ये तो घुटने की हड्डी है ना, अच्छा ये तो गले की हड्डी है। यही है क्या जिंदगी? बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था। उसके आने वाले दिनों में मैंने अपने पेरेंट्स को एट देयर वीकेस्ट देखा। पापा मम्मी हर रोज रोते थे, मैं समझाता था कि मत रो। एक दिन पापा ने मुझे बोला, तू हर रोज मुझे बोलता है कि रो मत। मेरा दायां हाथ कट गया, अब बता क्या करूं? मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूं मैं। मैंने कहा पापा मैं हूं ना आपका बायां हाथ, अभी मैं हूं, चिंता मत करो, रो मत। पापा कुछ नहीं बोले, देखते रहे। चाचा के जो फाइनल राइट्स थे हमने सब कुछ करे, वक्त गुजरा। और मैंने एक दिन पापा को बोला, मैंने कहा यार क्या ही चल रहा है ना, मेरा भाई वगैरह सब बात करते हैं चाचा के बारे में, दुनिया बात करती है, अब वो पूजा वूजा की बात कर रहे हैं, ये सब कौन करता है, क्या है ये रिलीजियस चीज़ें? पापा कहते तू जिस बारे में बात कर रहा है ना सोच समझ के बोला कर। मैंने कहा क्या बोल दिया मैंने ऐसा? कहते तू बात करे ना रिलीजियस चीज़ें ये वो, उसको तो पसंद थी ना, वो तो ये सब कुछ करता था ना। मैंने कहा हाँ करता था तो क्या, लेकिन ये तो ड्रामा ही है ना ये सब रिलीजियस चीज़ें। पापा कहते तू जज कर रहा है ना कि चाचा रिलीजियस थे, मंदिर जाते थे, फिर भी ये हुआ। मैंने कहा हाँ हुआ ना, देखो ना, उन्होंने तो सबके लिए सब कुछ करा, फिर उनकी लाइफ में क्या हुआ? चले गए ना, सबसे पहले थी उनका टाइम जाने का, नहीं था ना, चले गए, अब क्या, यही है क्या लाइफ? कहते वो जो कुछ करके गए हैं ना वो हमें पता है, तुझे नहीं पता, तू नहीं समझता। मैंने कहा क्या करके गए हैं, ऐसा क्या हो गया? रोते रहते थे हर जगह, कुछ भी होता था ना रोते रहते थे। कहते तुझे पता है तेरा सबसे पहला स्कूल जो था, जो एम्बेसीज वाला स्कूल था? मैंने कहा हाँ जी। कहते तेरे को पता है कि जब उस स्कूल में तेरा एडमिशन हुआ था ना, तो उस टाइम पे 5,000 रुपये फीस थी। मैंने कहा अच्छा तो? पापा कहते मेरी तो नौकरी थी ना, मेरे पास नहीं थे उतने पैसे, वो पैसे चाचा ने दिए थे और उसने कभी वापस नहीं लिए। सडनली ना दुनिया रुक गई मेरे लिए, मुझे लगा कि यार मैं कितना गलत था। पूरी ज़िंदगी बिता दी मैंने चाचा को, अपने कजिन्स को लुक डाउन करते करते कि यार इनको अंग्रेज़ी नहीं आती, यार क्या पता है इनको, बिजनेस चला रहे हैं बस बैठ के, यही है इनकी ज़िंदगी। लेकिन उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कितना छोटा और वो कितने बड़े हैं यार, कितना कुछ कर गए ना चाचा।
मैं आज आपके सामने अगर बैठ के ये बातें कर रहा हूँ तो वो उस एक आदमी की बदौलत है, और वो अब नहीं है। मैं उनको कॉल करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि चाचा, बड़ा आदमी बना नहीं हूँ, बन रहा हूँ, लेकिन प्यार आपसे करता हूँ बहुत। नहीं कर सकता मैं अब, नहीं बता सकता उनको कि नहीं रोया हूँ मैं अभी तक। हाँ, एक दो बार जिंदगी में आया मौका जहाँ मैं रोया हूँ, लेकिन चाचा को याद करके कभी नहीं रोया, कभी नहीं रोया, आज तक नहीं रोया मैं। पापा मम्मी सब रोए, नहीं रोया, नहीं रोऊंगा, रोऊंगा भी नहीं। और ये लड़ाई है मेरी उनसे, मेरी लड़ाई आज भी चल रही है चाचा से कि आपने बोला था ना रोंदू हो ना आप, मुझे नहीं बनना रोंदू, मैं नहीं रोऊंगा और मैं नहीं रोऊंगा। ये ना वो लड़ाई है जो मैं जानता हूँ कि अगर मैं जीत गया ना, अगर मैं जीत गया तो मैं ठीक रहूंगा, लेकिन अगर मैं हार गया ना, अगर मैं रो दिया, तो चाचा भी हार जाएंगे मेरे साथ। क्योंकि जिस इंटेंसिटी से मैं उनको आज याद कर पाता हूँ, जितना मेरे अंदर उनके लिए भरा हुआ है, शायद वो सब उन आंसुओं में निकल जाएगा यार। तो मुझे नई बात करनी, नहीं रोना उनके बारे में सोच के, खुश रहना है। वो भी तो यही करते थे ना, खुशी तो देते थे ना सबको। मुझे बोलते थे ना तेरे को हिसाब लगाना नहीं आता। अब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि यार आप मुझे मैथ्स के लिए बोलते थे ना कि तुझे हिसाब लगाना नहीं आता, चीज़ें गिननी नहीं आती, लेकिन जितना कुछ आपने अपने आसपास की दुनिया के लिए किया है, जब वो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि चाचा आप हमें हिसाब के लिए बोलते रहे, लेकिन खुद तो बहुत बेहिसाब जिए ना। जब पीछे मुड़ के देखो तो यही है ना यार जिंदगी, और यही मौत है। जिंदगी चलती रहती है और मौत पल भर की कहानी है। इट इज़ नॉट इवन अ सेकेंड, एक 0.1 सेकेंड भी नहीं है शायद, एक पलक झपकने तक की देर है और खत्म, बदल गए, सब चेंज हो जाता है। तो क्या करें, जीना बंद कर दे? नहीं। मौत के बारे में बात करना बंद कर दे? नहीं। तो करे क्या? मुझे लगता है कि मौत के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि मौत जब पहली बार आती है ना, जब पहली बार आपको मौत का जिक्र होता है, जब पहली बार आप मौत के बारे में सोचते हो, तो या पहली बार मौत अपने होने का एहसास दिलाती है आपको, किसी लव्ड वन की जिंदगी में कोई जाता है, आप किसी को जाते हुए देखते हो, तो मौत ना एक रखेल की तरह, एक प्रोस्टिट्यूट की तरह आती है। आई एम सॉरी फॉर द रेफरेंस, बट मेरा यह मानना है कि जब मौत ऐसे आती है ना, तो आप बाकी सब कुछ भूल जाते हो। आप भूल जाते हो कि आपकी ज़िंदगी में और क्या है, क्यों जीना है, क्या करना है, आप भूल जाते हो सब कुछ। और दूसरा पहलू मौत का ये है कि वो जब आप थोड़ा सा करीब से देखें उसको, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन डार्क प्रिंसेस है। दैट इज़ व्हाट आई कॉल इट, द डार्क प्रिंसेस। एक सांवली सी लड़की, और जैसे हम सांवली लड़कियों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं ना, वैसे ही हम मौत के साथ ट्रीटमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमने उनको बिना बात के बुरा बना के रखा हुआ है। मौत बहुत खूबसूरत चीज़ है, जो वहीं खड़ी है, जिसको पता है कि सुनो मैं हूँ, जो तुम कर रहे हो वो कर लो, मैं यहीं खड़ी हूँ, आराम से कर लो। वो वैसी की वैसी वहाँ हमारा इंतज़ार करती रहती है, और जिस दिन हमें एहसास हो जाए कि वो वहीं है, हम जिंदगी ज़्यादा बेहतर जी पाते हैं। मैं चाचा को वापस नहीं पा सकता, मैं उनसे बात नहीं कर सकता, लेकिन उनसे हर रोज़ ये लड़ाई चलती रहती है कि मैं रोऊंगा नहीं, नहीं रोया अभी तक, रोऊंगा भी नहीं। ये लड़ाई है मेरी और उनकी, और इस लड़ाई ने उनको मेरे लिए ज़िंदा रखा हुआ है। और इसी दौरान मैं सिर्फ खुद को ये याद दिलाता हूँ कि चाचा आप जिए तो बेहिसाब थे ना, तो मुझे बेहिसाब ही जीना है, क्योंकि ज़िंदगी हिसाब रखती है। तो आपको भी मैं अगर आज कुछ कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि हम अक्सर ना काम का, पैसे का, औहदे का, इन सब चीज़ों का हिसाब रखते रह जाते हैं। रखिए वो हिसाब, कोई बात नहीं, वो ज़रूरी है, जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारे काम करने हैं, वो सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी को बेहिसाब ही रहने दीजिए। जो लोग हमारी ज़िंदगी में हैं वो कब तक हैं, कितने दिन के लिए हैं, हम उनकी ज़िंदगी में कितने दिन के लिए हैं, कोई नहीं जानता। तो जितना हो सके उनके साथ खुल के जियो यार। याद रखो कि मौत है, आएगी एक दिन,
और वो कब आएगी ये कोई नहीं जानता। और क्योंकि हम नहीं जानते तो क्यों ना यार, जब तक है तब तक जिए, ऐसे जिए कि शायद अगला पल हमारा आखिरी हो, शायद नेक्स्ट मोमेंट हम ना हो सकता है ना। तो जो भी आपके अजीज है ना, जो बहुत प्यारे हैं, जो एकदम, जो कहते हैं ना हम प्याला हमने वाला, उनको बहुत प्यार से रखो यार, और खुद उनके साथ बहुत प्यार से पेश आओ। जिंदगी छोटी है बड़ी है मैं नहीं जानता, लेकिन मौत वहां खड़ी है ये मैं जानता हूं। और मौत बुरी चीज नहीं है। मौत एक बहुत अच्छा रिमाइंडर है हमारे लिए कि सुनो दोस्त, वो तो आएगी ही ना। चाहे तुम नौकरी में अच्छा करो ना करो, चाहे तुम वो बड़ी बाइक या गाड़ी चला पाओ या ना चला पाओ, चाहे तुम इस बात से डरो कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो तो आएगी ना। तो जब पता है कि उसने आ ही जाना है और सब कुछ ख़त्म हो ही जाना है, तो फिर जो है उसको बड़ा करके, ग्लोरीफाई करके क्यों ना जिया जाए। यही कहना चाहता था मैं आपसे आज। वो जो एक माइक्रो सेकेंड है ना, शायद उससे भी छोटा पल है जिसमें मौत आती है, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है जब आता है, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस ना, जो जाता है ना, उनके होने की सिग्निफिकेंस हमारी ज़िंदगी में बनी रहती है। तो आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी सिग्निफिकेंस को अप्रिशिएट कीजिए और अपनी सिग्निफिकेंस बढ़ाइए। दुनिया में, दूसरों की ज़िंदगी में आप भी बहुत ज़रूरी हैं। और ख़ुद को ये जब आप याद दिलाते रहेंगे तो आप खुद से, दूसरों से बेइंतहा मोहब्बत कर पाएंगे। बस इतना ही कहना था। खुश रहिए, ख्याल रखिए खुद का, अपनी ज़िंदगी का और उन सब जिंदगियों का जो आपसे जुड़ी हैं। फिर मिलेंगे। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इन सिग्निफिकेंस। जल्दी मिलेंगे। जागे हैं देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है सुबह तो होने दो। जागे हैं देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। जागे है देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है सुबह